मेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री रसायन शास्त्र वह विज्ञान है जो पदार्थ मैटर के एटम परमाणु या मॉलिक्यूल अणु के भीतर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है, यानी कि अलग अलग प्रभावों के कारण पदार्थ किस प्रकार बदलते हैं। मेंटल मानसिक का अर्थ है मन से जुड़ी हुई सभी बातें, बुद्धि, इंटेलेक्ट, भावनाएं, फीलिंग, इच्छा, विल और पूरी तर्कसंगत प्रकृति, रैशनल नेचर। साइंस विज्ञान का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो सही अवलोकन, ऑब्जर्वेशन और सही सोच, थिंकिंग से प्राप्त और प्रमाणित किया गया हो। इस प्रकार मेंटल केमिस्ट्री का अर्थ हुआ वह विज्ञान जो यह बताता है कि मन माइंड किस प्रकार परिस्थितियों या वस्तुओं को बदलता है और ये परिवर्तन सही अवलोकन और सही विचार से प्रमाणित किए जा सकते हैं। जैसे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में सही और व्यवस्थित तरीके से तत्वों को मिलाने से परिणाम निकलता है, वैसे ही मेंटल केमिस्ट्री में भी मन के व्यवस्थित और सही विचारों से परिणाम प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जितनी भी संख्याएं नंबर्स दुनिया में बनाई जा सकती हैं वे केवल 10 अंकों 0-9 से बनती हैं। जितने भी विचार थॉट्स व्यक्त किए जा सकते हैं वे केवल 26 अंग्रेजी अक्षरों से बनते हैं। जितनी भी वस्तुएं अस्तित्व में हैं वे केवल 14 मूल तत्वों एलिमेंट्स से बनती हैं और यह हमेशा सही इलेक्ट्रॉन्स की समूहबद्धता से ही संभव है। जब दो या अधिक अणु मोलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक नया अस्तित्व न्यू इंडिविजुअलिटी जन्म लेता है और इस नए अस्तित्व के अपने गुण होते हैं जो पहले के किसी भी तत्व में नहीं थे। उदाहरण एक सोडियम का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु मिलकर नमक सॉल्ट बनाते हैं। यह संयोजन कॉम्बिनेशन ही नमक बना सकता है, कोई और तत्व इसे नहीं बना सकता। और नमक अपने आप में उन दोनों तत्वों से बिल्कुल अलग और नया पदार्थ है। जैसा यह अजैविक संसार इनऑर्गेनिक वर्ल्ड में सत्य है वैसा ही जैविक संसार ऑर्गेनिक वर्ल्ड में भी है। विशेष स्पेसिफिक मानसिक प्रक्रियाएं हमेशा विशेष परिणाम देती हैं। एक ही विचार थॉट हमेशा एक ही परिणाम इफेक्ट देगा, कोई दूसरा विचार उसकी जगह नहीं ले सकता। यह सत्य क्यों है? क्योंकि सिद्धांत प्रिंसिपल उन अंगों से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होते हैं जिनके द्वारा वे कार्य करते हैं। जैसे कि प्रकाश लाइट का अस्तित्व पहले से है तभी आंखें हैं। ध्वनि साउंड का अस्तित्व पहले से है तभी कान हैं। मन माइंड का अस्तित्व पहले से है तभी मस्तिष्क ब्रेन है। इसलिए मानसिक क्रिया मेंटल एक्शन का अर्थ है व्यक्ति इंडिविजुअल का सार्वभौमिक मन यूनिवर्सल माइंड पर प्रभाव डालना। और क्योंकि यूनिवर्सल माइंड वह बुद्धि इंटेलिजेंस है जो पूरे ब्रह्मांड स्पेस में व्याप्त है और सब जीवित चीजों को जीवन देती है, इसलिए यह मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन ही कारणता का नियम लॉ ऑफ कॉजेशन है। यूनिवर्सल माइंड ही वास्तव में यूनिवर्सल केमिस्ट है। लेकिन यह कारण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन व्यक्ति के व्यक्तिगत मन इंडिविजुअल माइंड पर नहीं बल्कि केवल यूनिवर्सल माइंड पर लागू होता है। यह कोई वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्षमता नहीं बल्कि एक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रक्रिया है। फिर भी व्यक्ति इस शक्ति को प्रकट कर सकता है। और क्योंकि विचारों की संभावनाएं कॉम्बिनेशंस ऑफ थॉट्स असीम इन्फिनिट हैं, इसलिए उनके परिणाम भी असीम परिस्थितियों और अनुभवों में दिखाई देते हैं। अब लेखक एक उदाहरण देता है प्राचीन मनुष्य प्रिमोर्डियल मैन और आधुनिक मनुष्य मॉडर्न मैन का अंतर। प्राचीन मनुष्य वह नग्न जंगली और गुफाओं में रहने वाला था, हड्डियां चबाता था, शत्रुतापूर्ण हॉस्टाइल दुनिया में जन्म लेता, जीता और मर जाता था। उसका जीवन दुख और भय से भरा था क्योंकि वह अज्ञान इग्नोरेंस में जीता था। उसकी सहायिकाएं हैंडमेडन्स थीं घृणा हेट और भय फियर। उसका एकमात्र सहारा था उसकी गदा क्लब।
वह पशुओं, जंगलों, नदियों, समुद्र, बादलों और यहाँ तक कि दूसरे इंसानों को भी केवल शत्रु मानता था। वह किसी भी प्रकार के संबंध या जुड़ाव को नहीं पहचानता था। आधुनिक मनुष्य अब तुलनात्मक रूप से आराम और विलासिता, लक्ष्युरी में जन्म लेता है। उसके शैशव, इन्फेंसी और युवावस्था को प्रेम, लव, सुरक्षा देता है। संघर्ष के लिए वह गदा, क्लब नहीं बल्कि पेंसिल पेंसिल का उपयोग करता है। वह अपनी मांसपेशियों, ब्रॉन पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, ब्रेन पर भरोसा करता है। वह जानता है कि भौतिक, फिजिकल चीजें न तो उसके स्वामी हैं, न बराबरी पर हैं, बल्कि वे उसके सेवक हैं। उसके साथ ही अब दूसरे मनुष्य और प्रकृति की शक्तियां हैं, दुश्मन नहीं बल्कि मित्र। बहुत अच्छा, आपने मेंटल केमिस्ट्री की अगली कुछ पंक्तियां दी हैं। अब मैं हर वाक्य को सरल हिंदी में, पैराग्राफ स्टाइल में समझाऊंगा और अंत में छोटा सा सारांश, समरी भी दूंगा। सरल हिंदी व्याख्या। मनुष्य में जो विशाल परिवर्तन हुए हैं, घृणा से प्रेम तक, भय से आत्मविश्वास तक, भौतिक संघर्ष से मानसिक नियंत्रण तक, ये सब धीरे धीरे समझ, अंडरस्टैंडिंग के आने से हुए हैं। जितना अधिक इंसान कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांडीय नियम को समझता है, उतना ही उसका जीवन बेहतर और आनंदमय होता है, और जितना कम समझता है, उतना ही जीवन कठिन और दुखमय हो जाता है। विचार, थॉट ही जीवों और मनुष्यों में जैविक संरचना, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। प्रोटोप्लाज्मिक कोशिका, प्रोटोप्लाज्मिक सेल, प्रकाश चाहती है और उसका यह आंतरिक आवेग, इम्पल्स, धीरे धीरे आंख बना देता है। हिरण की एक प्रजाति, स्पीशीज ऑफ डियर, ऊंचाई पर पत्तियां खाने के लिए बार बार गर्दन उठाती रही, और इस निरंतर कोशिश ने जिराफ की लंबी गर्दन बना दी। उभयचर सरीसृप, एम्फिबियंस, उड़ना चाहते थे, तो उन्होंने पंख, विंग्स, विकसित किए और वे पक्षी बन गए। पौधों पर पाए जाने वाले परजीवियों, पैरासाइट्स पर किए गए प्रयोग यह बताते हैं कि जीवन का सबसे निम्न स्तर भी मानसिक रसायन, मेंटल केमिस्ट्री का उपयोग करता है। डॉक्टर जैकीस लोवेब, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ने प्रयोग किया। गमलों में लगे गुलाब के पौधों को एक कमरे में बंद खिड़की के सामने रखा गया। जब पौधों को सूखने दिया गया, तो उन पर रहने वाले एफाइड्स, छोटे परजीवी कीड़े, जो पहले बिना पंख के थे, वे पंखदार बन गए। रूप बदलने, मेटामोर्फोसिस के बाद वे पौधों को छोड़कर उड़ गए और खिड़की तक पहुंचकर कांच पर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। यह स्पष्ट है कि इन छोटे कीड़ों ने समझ लिया कि जिस पौधे पर वे रह रहे थे वह मर चुका है और वहां अब भोजन या जल नहीं मिलेगा। बचने का एक ही उपाय था, अस्थायी पंख उगाकर उड़ जाना। और उन्होंने वैसा ही किया। यह भी सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स, सीधे मानसिक चित्रों, मेंटल पिक्चर्स से प्रभावित होती हैं, और ये कोशिकाएं पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। प्रोफेसर एल्मर गेट्स, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, वॉशिंगटन ने यह प्रयोग किए। गिनी पिग्स को अलग अलग रंगों वाले पिंजरों में रखा गया। जिन पिंजरों में एक ही रंग प्रमुख था, वहां रहने वाले गिनी पिग्स के मस्तिष्क के उस हिस्से की कोशिकाएं बड़ी हो गईं जो उस रंग को नियंत्रित करती हैं। इसके अलावा मनुष्यों के अलग अलग मानसिक भावों, मेंटल मूड्स में उनके पसीने का परीक्षण किया गया। एक गुस्से में व्यक्ति के पसीने से निकले लवण, सॉल्ट्स, असामान्य रंग के थे। जब उनका थोड़ा हिस्सा कुत्ते की जीभ पर रखा गया, तो उसमें जहर, पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए। हार्वर्ड कॉलेज में किए गए प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि मन रक्त को संचालित करता है। छात्रों को वजन मापने वाली तख्ती पर बैठाया गया। जब छात्र को यह कल्पना करने को कहा गया कि वह दौड़ रहा है, तो तख्ती पैरों की ओर झुक गई। जब छात्र गणित का सवाल हल कर रहा था, तो तख्ती सिर की ओर झुक गई। इससे पता चलता है कि विचार न केवल मन से मन तक अत्यधिक तीव्रता और तेजी से पहुंचते हैं,
बिजली से भी तेज, बल्कि वे उन संरचनाओं का निर्माण भी करते हैं जिनके माध्यम से वे कार्य करते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम स्वयं को व्यक्ति, इंडिविजुअल के रूप में पहचानते हैं और अपने चारों ओर की दुनिया को समझते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पिछले विचारों का भंडार है। इसे समझने के लिए पियानो सीखने वाले बच्चे का उदाहरण देखें। शुरुआत में उसे हाथों और उंगलियों को सही ढंग से चलाना कठिन लगता है। उसे रोज अभ्यास करना होता है और हर हरकत पर अपना चेतन ध्यान, कॉन्शियस अटेंशन लगाना होता है। धीरे धीरे ये विचार अवचेतन, सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। फिर वही अवचेतन मन उंगलियों को नियंत्रित करने लगता है और बच्चा बिना सोचे समझे सहजता से बजाने लगता है। पहले महीनों या वर्षों तक बच्चा केवल तब तक बजा पाता है जब तक चेतन मन केंद्रित रहे। लेकिन बाद में वह आसानी से पियानो बजाते बजाते बातचीत भी कर सकता है, क्योंकि अवचेतन ने सही हरकतों को आत्मसात कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, अवचेतन मन पहल, इनिशिएटिव नहीं ले सकता। वह केवल वही कार्य करता है जो चेतन मन से उसे सुझाया जाता है। लेकिन जो भी सुझाव उसे दिया जाता है वह पूरी निष्ठा से उसे पूरा करता है। यही कारण है कि चेतन और अवचेतन के बीच यह गहरा संबंध हमारे चेतन विचारों को बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। मनुष्य का पूरा शरीर, ऑर्गेनिज्म, अवचेतन विचारों द्वारा नियंत्रित होता है। रक्त संचार, सर्कुलेशन, श्वसन, ब्रीदिंग, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, असिमिलेशन, ये सभी क्रियाएं अवचेतन द्वारा नियंत्रित होती हैं। लेकिन अवचेतन को लगातार प्रेरणा चेतन मन से मिलती है। इसलिए यदि हम अपने चेतन विचारों को बदल दें तो अवचेतन में भी वही परिवर्तन होगा और परिणामस्वरूप पूरा जीवन बदल सकता है। संक्षिप्त सारांश समझ, अंडरस्टैंडिंग के कारण मनुष्य घृणा और भय से प्रेम और आत्मविश्वास की ओर बढ़ा है। विचार, थॉट, जीवों की शारीरिक संरचना तक बना सकता है। यहाँ तक कि छोटे कीड़े और जानवर भी मानसिक रसायन, मेंटल केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि विचार मस्तिष्क, शरीर और यहाँ तक कि पसीने की रासायनिक संरचना को बदल सकते हैं। चेतन मन सुझाव देता है, अवचेतन मन उसे पूरी निष्ठा से लागू करता है। इसलिए अपने विचार बदलकर हम अपने जीवन और शरीर में बदलाव ला सकते हैं। सरल हिंदी व्याख्या, हम एक अथाह, फाथोमलेस सागर में जीते हैं जो मन की प्लास्टिक जैसी पदार्थ, प्लास्टिक माइंड सब्सटेंस से भरा है। यह पदार्थ सदा जीवित और सक्रिय है। यह अत्यधिक संवेदनशील है। यह हमारे मानसिक आग्रह, मेंटल डिमांड के अनुसार रूप ले लेता है। विचार, थॉट उस सांचे, मोल्ड या ढांचे, मैट्रिक्स की तरह है जिससे यह पदार्थ आकार ग्रहण करता है। हमारा आदर्श, आइडियल ही वह सांचा है जिससे हमारा भविष्य निर्मित होगा। पूरा ब्रह्मांड जीवित, अलाइव है। जीवन को प्रकट करने के लिए मन, माइंड होना आवश्यक है। बिना मन के कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह इसी मूल पदार्थ, बेसिक सब्सटेंस की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन है और इसी से सब चीजें बनी हैं तथा लगातार बनती और पुनः बनती रहती हैं। मनुष्य को सोचने, थिंकिंग की क्षमता मिली है और यही उसे एक सृजनकर्ता, क्रिएटर बनाती है, न कि केवल एक जीव, क्रीचर। सभी चीजें विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस का परिणाम हैं। मनुष्य ने असंभव सी लगने वाली उपलब्धियां हासिल की हैं क्योंकि उसने उन्हें असंभव मानने से इनकार कर दिया। एकाग्रता, कॉन्संट्रेशन के द्वारा मनुष्य ने सीमित, फाइनाइट और असीम, इन्फिनिट, दृश्य, विजिबल और अदृश्य, इनविजिबल, व्यक्तिगत, पर्सनल और सार्वभौमिक, इम्पर्सनल के बीच संबंध स्थापित किया है। महान संगीतकार, म्यूजिशियंस
ने दिव्य रचनाएं, डिवाइन रैप्सोडीज बनाकर संसार को मोहित किया है। महान आविष्कारकों, इन्वेंटर्स ने यह संबंध स्थापित करके दुनिया को अपनी अद्भुत खोजों से चकित कर दिया। महान लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक इस सामंजस्य, हार्मनी को इतनी गहराई तक हासिल कर चुके थे कि उनकी रचनाएं सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गईं, लेकिन उनकी सच्चाई आज भी प्रकट हो रही है और समझी जा रही है। संगीत का प्रेम, व्यवसाय का प्रेम, सृजन का प्रेम, इन सबने इन लोगों को एकाग्रचित्त किया और धीरे धीरे, निश्चित रूप से, उनके आदर्श, आइडियल्स को वास्तविकता में बदलने के साधन और तरीके विकसित हो गए। पूरे ब्रह्मांड में कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का नियम हर समय सक्रिय है। यह नियम सर्वोच्च है, यहाँ कारण है, वहाँ परिणाम है। ये कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते, एक दूसरे का पूरक है। प्रकृति हर समय एक पूर्ण संतुलन, परफेक्ट एक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती है। यही ब्रह्मांड का नियम है और यह हमेशा सक्रिय है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कॉस्मोस, इसी नियम से चलता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे अपनी अपनी जगह पर सामंजस्य, हार्मनी के कारण टिके हुए हैं। वे अपने पथ पर चलते हैं, निश्चित समय पर निश्चित जगह दिखाई देते हैं। इसी नियम की सटीकता, प्रिसिजन के कारण खगोलशास्त्री हमें बता सकते हैं कि 1000 साल बाद कोई तारा कहाँ दिखाई देगा। वैज्ञानिक अपनी सारी परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, इसी कारण और परिणाम के नियम पर आधारित करता है। इस पर कोई विवाद नहीं है, सिवाय इंसान के क्षेत्र, डोमेन ऑफ मैन में। यही लोग किस्मत, लक, संयोग, चांस, दुर्घटना, एक्सीडेंट और विपत्ति, मिसहैप की बातें करते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई संभव है? यदि ब्रह्मांड एक इकाई, यूनिट है और यदि एक हिस्से में नियम और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर है, तो यह पूरे ब्रह्मांड में होना ही चाहिए। यह एक वैज्ञानिक निष्कर्ष, साइंटिफिक डिडक्शन है। समान लाइक समान को आकर्षित करता है, यह हर स्तर, प्लेन पर सत्य है। लोग इसे कभी कभी धुंधलेपन, वेग में मानते हैं, लेकिन जब यह उनके अपने जीवन से संबंधित होता है तो इसे लागू करने से कतराते हैं। इसका कारण यह है कि अब तक मनुष्य यह समझ ही नहीं पाया था कि वह किन कारणों को गति, मोशन देता है और कैसे वे कारण उसे विभिन्न अनुभवों, एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं। केवल पिछले कुछ वर्षों में ही ऐसा व्यावहारिक सिद्धांत, वर्किंग हाइपोथेसिस, बनाया जा सका है जो इस नियम को मनुष्य पर लागू करता है। और ब्रह्मांड का लक्ष्य, गोल है सामंजस्य, हार्मनी। इसका अर्थ है हर चीज के बीच पूर्ण संतुलन। ईथर पूरे ग्रहों और तारों के बीच के अंतरिक्ष को भरता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म मेटाफिजिकल पदार्थ है और यही समस्त पदार्थ का मूल आधार है। इसी पदार्थ के माध्यम से वायरलेस संदेश अंतरिक्ष में प्रसारित होते हैं। विचार, थॉट, जब इस पदार्थ में डाला जाता है तो यह कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। ये कंपन समान कंपन, सिमिलर वाइब्रेशंस से मिल जाते हैं और फिर से विचारक, थिंकर पर प्रभाव डालते हैं। सभी अभिव्यक्तियां, मैनिफेस्टेशंस, विचार का परिणाम हैं, लेकिन सोच अलग अलग स्तरों, प्लेन्स पर होती है। विचारों के कई स्तर, थॉट प्लेन्स हैं, एक पशु स्तर, एनिमल प्लेन है। यहाँ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनका जानवर जवाब देते हैं, लेकिन इंसान उनसे अनजान रहते हैं। फिर हमारे पास चेतन विचार का स्तर, कॉन्शियस थॉट प्लेन है। यहाँ अनगिनत स्तर हैं और इंसान उनमें से कई पर प्रतिक्रिया कर सकता है। हम किस स्तर पर प्रतिक्रिया देंगे, यह पूरी तरह हमारे सोचने की प्रकृति, नेचर ऑफ थिंकिंग पर निर्भर करता है।
इस स्तर पर हमें अलग अलग तरह के विचार मिलते हैं। अज्ञानी के विचार, बुद्धिमान के विचार, गरीब के विचार, अमीर के विचार, बीमार के विचार, स्वस्थ के विचार, अत्यधिक निर्धन, अत्यधिक धनी विचार स्तर, थॉट प्लेन्स असीम हैं। मुख्य बात यह है, जब हम किसी विशेष विचार स्तर पर सोचते हैं तो हम केवल उसी स्तर के विचारों को ग्रहण करते हैं। उन विचारों की प्रतिक्रिया हमारे वातावरण, एनवायरनमेंट में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति धन, वेल्थ के विचार स्तर पर सोच रहा है। उसे एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलती है। परिणामस्वरूप उसे सफलता मिलती है और ऐसा होना ही है। वह सफलता के स्तर, सक्सेस प्लेन पर सोच रहा है और क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है, इसलिए उसके विचार अन्य समान विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। ये सारे विचार उसकी सफलता में योगदान देते हैं। उसका रिसीवर केवल सफलता के विचारों पर ही अट्यून्ड होता है। बाकी सभी संदेश उसकी चेतना तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए उसे उनकी जानकारी भी नहीं होती। उसकी एंटेने मानो सार्वभौमिक ईथर, यूनिवर्सल ईथर में पहुंचकर उन विचारों और योजनाओं से जुड़ जाती है जिनके माध्यम से उसकी योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। सरल हिंदी व्याख्या, कल्पना कीजिए आप यहीं बैठे हैं और अपने कान से एक एम्पलीफायर लगाते हैं। अचानक आपको बेहद सुंदर संगीत सुनाई देता है, या कोई व्याख्यान, लेक्चर या फिर नवीनतम मार्केट रिपोर्ट। यह क्या दर्शाता है? संगीत सुनकर या जानकारी पाकर मिलने वाले आनंद के अलावा सबसे पहले यह दर्शाता है कि अवश्य ही कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ, सब्सटेंस होना चाहिए जो इन कंपनों, वाइब्रेशंस को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। दूसरा, यह पदार्थ इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि हर तरह के पदार्थ, लकड़ी, ईंट, पत्थर या लोहे तक को भेद कर गुजर सके। ये कंपन नदियों, पहाड़ों के ऊपर नीचे, पृथ्वी के ऊपर और भीतर हर जगह पहुंचते हैं। तीसरा, यह दर्शाता है कि समय और स्थान की सीमाएं मिट गई हैं। पिट्सबर्ग या कहीं और से संगीत प्रसारित होते ही आप तुरंत उसे सुन सकते हैं, जैसे आप उसी कमरे में बैठे हों। इसका मतलब है कि ये कंपन हर दिशा में जाते हैं और जहां कहीं भी कान रिसीवर है, वह उन्हें सुन सकता है। अगर ऐसा कोई पदार्थ है जो मानव आवाज को पकड़कर हर दिशा में भेज सकता है ताकि हर वह व्यक्ति जिसके पास सही यंत्र है उसे प्राप्त कर सके, तो क्या यह संभव नहीं कि वही पदार्थ विचार, थॉट को भी उतनी ही आसानी और निश्चितता से वहन कर सके? हाँ, बिल्कुल संभव है। हम यह कैसे जानते हैं? प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन से। यही किसी भी चीज की सच्चाई जानने का एकमात्र तरीका है। आप स्वयं प्रयोग कीजिए। यहीं बैठ जाइए। कोई ऐसा विषय चुनिए जिसे आप ठीक ठाक जानते हों। सोचना शुरू कीजिए। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देगा। शीघ्र ही आप हैरान हो जाएंगे कि कितने सारे विचार आपके माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। आपको लगेगा कि आपको इस विषय पर इतना सब कुछ आता है, इसका पहले ज्ञान नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि आप इतने सुंदर शब्दों में विचार कैसे व्यक्त कर पा रहे हैं। आपको विस्मय होगा कि कितनी सरलता और तेजी से विचार आपके पास आते हैं। ये विचार कहाँ से आते हैं? उस एकमात्र स्रोत से जहाँ सारी बुद्धि, विजडम, सारी शक्ति, पावर और सारा समझ, अंडरस्टैंडिंग है। आप ज्ञान के उसी स्रोत तक पहुँचे हैं। क्योंकि हर वह विचार जो कभी सोचा गया, वह आज भी अस्तित्व में है, तैयार है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसे व्यक्त करने का साधन, मैकेनिज्म दे। इसलिए आप हर ऋषि, हर कलाकार, हर वित्त विशेषज्ञ, हर उद्योगपति के विचार सोच सकते हैं, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। मान लीजिए आपका प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ, तो फिर से प्रयास कीजिए।
क्योंकि हम में से कोई भी अपनी पहली कोशिश पर गर्व नहीं कर सकता। पहली बार चलने की कोशिश में भी हम सफल नहीं हुए थे। यदि आप फिर प्रयास करें तो याद रखें कि मस्तिष्क, ब्रेन, चेतन मन, ऑब्जेक्टिव माइंड का अंग है। यह स्नायु प्रणाली सेरेब्रोस्पाइनल बटा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के द्वारा बाहरी दुनिया से जुड़ा है। यह प्रणाली इंद्रियों सेंसेस से जुड़ी है, जिनसे हम देखते, सुनते, छूते, स्वाद लेते और गंध सूंघते हैं। लेकिन ध्यान दें, विचार थॉट ऐसी चीज है जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न चखा, न सूंघा और न छुआ जा सकता है। अर्थात पांचों इंद्रियां विचार ग्रहण करने में किसी काम की नहीं हैं। इसलिए उन्हें शांत करना आवश्यक है, क्योंकि विचार एक आध्यात्मिक गतिविधि स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और किसी भौतिक माध्यम से हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शिथिल रिलैक्स होना चाहिए और सहायता के लिए एक प्रकार का SOS भेजना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे प्रयोग की सफलता पूरी तरह हमारी स्वीकार्यता रिसेप्टिविटी की क्षमता पर निर्भर करेगी। वैज्ञानिक प्रायः इस पदार्थ के लिए ईथर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जीते, चलते और अस्तित्व में रहते हैं। यह सर्वव्यापी ओमनिप्रेजेंट है। यह हर चीज में प्रवेश करता है। यह सारी गतिविधियों का स्रोत है। वे इसे ईथर इसलिए कहते हैं क्योंकि ईथर किसी हद तक मापा जा सकता है, और भौतिकवादी वैज्ञानिकों के लिए जो मापा नहीं जा सकता वह अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन को कौन माप सकता है? फिर भी इलेक्ट्रॉन ही सारी भौतिक सृष्टि का आधार है। कहते हैं 500,000,000 परमाणुओं एटॉम्स को एक साथ रखकर ही 1 इंच लंबाई बन सकती है। एक रसायनज्ञ के लिए किसी तत्व का रासायनिक निशान ट्रेस खोजने के लिए उसे पृथ्वी की जनसंख्या से 25 मिलियन गुना ज्यादा परमाणुओं की जरूरत होगी। 1 इंच के घन क्यूबिक इंच सीसे लीड में लगभग 125 सेप्टिलियन 125 परमाणु होते हैं। और फिर भी हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से किसी परमाणु को देख नहीं सकते। फिर भी परमाणु अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तुलना में उतना ही बड़ा है जितना हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की तुलना में। हर परमाणु में एक धनात्मक पॉजिटिव केंद्रीय सूर्य जैसी ऊर्जा होती है। उसके चारों ओर एक या अधिक ऋणात्मक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यह तय करता है कि वह किस तत्व एलिमेंट का हिस्सा होगा। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु माना जाता है कि उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके केंद्रीय धनात्मक केंद्र का उपग्रह है। इसी कारण रसायनज्ञ इसे मानक परमाणु भार एटॉमिक वेट मानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 रखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन का व्यास डायामीटर परमाणु के व्यास की तुलना में वैसा है जैसा पृथ्वी के व्यास की तुलना सूर्य की परिक्रमा की कक्षा से है। विशेष रूप से यह तय किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/18,000वां भाग है। स्पष्ट है कि पदार्थ मैटर इतनी गहराई तक परिष्कृत रिफाइंड हो सकता है कि उसका हिसाब लगाना मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता से परे है। हम अभी तक इलेक्ट्रॉन से आगे इस परिष्कार रिफाइनमेंट का विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, और अब तक जितना जाना है उसमें भी हमें अपने भौतिक निरीक्षणों ऑब्जर्वेशंस को पूरा करने के लिए कल्पना इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ा है। पदार्थ मैटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनों से हुआ है। यह एक अनैच्छिक इनवॉलंटरी प्रक्रिया रही है जिसमें बुद्धिमान ऊर्जा इंटेलिजेंट एनर्जी का व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजेशन हुआ है।
आम तौर पर भोजन, फूड, पानी, वाटर और हवा, एयर, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। यह सच है, लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक कुछ है। हर बार जब हम सांस लेते हैं, तो हम केवल फेफड़ों को हवा से नहीं भरते। वह हवा सूर्य, सोलर ओर्ब से चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म से आवेशित होती है। साथ ही हम अपने भीतर प्राणिक ऊर्जा, प्राणिक एनर्जी भरते हैं, यानी जीवन की वह सांस जिसमें मन और आत्मा, माइंड स्पिरिट की हर आवश्यकता पूरी करने की शक्ति है। यह जीवनदायी आत्मा, लाइफ गिविंग स्पिरिट, भोजन, पानी और हवा से कहीं अधिक आवश्यक है। मनुष्य बिना भोजन के 40 दिन जी सकता है, बिना पानी के 3 दिन जी सकता है, बिना हवा के कुछ मिनट ही जी सकता है, लेकिन बिना ईथर वह 1 सेकंड भी नहीं जी सकता। ईथर ही जीवन का मूल तत्व, प्राइम एसेंशियल है। इसमें जीवन के सारे आवश्यक तत्व शामिल हैं। इसलिए श्वसन, ब्रीदिंग की प्रक्रिया न केवल शरीर को पोषण देती है, बल्कि मन और आत्मा को भी भोजन देती है। बहुत अच्छा आपने मेंटल केमिस्ट्री का अगला अध्याय हिस्सा दिया, द केमिस्ट। अब मैं इसे बिना कुछ स्किप किए और बिना छोटा किए पूरे पैराग्राफ स्टाइल में आसान हिंदी में समझा रहा हूं। द केमिस्ट सरल हिंदी व्याख्या, सार्वभौमिक बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अपने स्रोत से निकलकर भौतिक रूपों, मटेरियल फॉर्म्स में अवतरित होती है। इन रूपों के माध्यम से यह पुनः अपने स्रोत की ओर लौटती है, लेकिन अब यह एक व्यक्ति या सत्ता, इंडिविजुअल और एंटिटी बन चुकी होती है। खनिज जीवन, मिनरल लाइफ, जो विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संचालित होता है, बुद्धि की उस पहली सीढ़ी है जो उसे उसके सार्वभौमिक स्रोत की ओर ऊपर ले जाती है। सार्वभौमिक ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, बुद्धिमान है। यह अनैच्छिक प्रक्रिया, इनवॉलंटरी प्रोसेस, जिसके द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है, वास्तव में प्रकृति की बुद्धिमान प्रक्रिया है। इसका विशेष उद्देश्य है अपनी बुद्धि का व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन करना। स्टॉकवेल कहता है कि जीवन और चेतना का आधार परमाणुओं, एटॉम्स के पीछे है और उसे सार्वभौमिक ईथर, यूनिवर्सल ईथर में पाया जा सकता है। हेमस्ट्रीट कहता है, ईथर में मन, माइंड होना उतना ही स्वाभाविक है जितना मांस और रक्त में मन। स्टॉकवेल आगे कहता है, ईथर को अब एक अमूर्त, इमटेरियल, अतिभौतिक पदार्थ, सुपर फिजिकल सब्सटेंस के रूप में समझा जा रहा है। यह पूरे अंतरिक्ष, स्पेस में व्याप्त है। यह अपने असीम और धड़कते हृदय में उन गतिशील शक्तियों, डायनामिक फोर्सेस के कणों को धारण करता है जिन्हें हम दुनियाएं, वर्ल्ड्स कहते हैं। यह अंतिम आध्यात्मिक सिद्धांत, अल्टीमेट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को अपने भीतर समाहित करता है। और यह उन सभी शक्तियों और ऊर्जा का एकत्व, यूनिटी, प्रस्तुत करता है जिनसे सारे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक घटनाक्रम, फिनोमेना उत्पन्न होते हैं। डॉल्बियर अपनी महान कृति ग्रेट वर्क में ईथर के बारे में लिखता है, ऊर्जा और गति, एनर्जी, मोशन के अलावा ईथर में अन्य अंतर्निहित गुण, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। उचित परिस्थितियों में इनसे अन्य घटनाएं, फिनोमेना जैसे जीवन, लाइफ, मन, माइंड या जो कुछ भी उस आधार, सबस्ट्रेटम में है, उभर सकते हैं। सूक्ष्म कोशिका, माइक्रोस्कोपिक सेल, एक छोटी सी पदार्थ की बूंद जो आगे चलकर मनुष्य बनने वाली है, अपने भीतर मन, माइंड का वादा और बीज, प्रॉमिस जर्म समाहित करती है। क्या हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि मन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ माइंड, उन्हीं रासायनिक तत्वों, केमिकल एलिमेंट्स में मौजूद हैं जैसे कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक, सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ये सब तत्व कोशिका, सेल में पाए जाते हैं। और हमें केवल यह मानना ही नहीं पड़ेगा
बल्कि इससे भी आगे जाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सभी तत्व इलेक्ट्रॉन्स से बने हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि माइंड की संभावना, पोटेंशियल स्वयं इलेक्ट्रॉन में ही मौजूद है। खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर के परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करके समूह, एग्रीगेट्स या द्रव्यमान, मासेस बनाते हैं। इस आकर्षण को रासायनिक आसक्ति, केमिकल एफिनिटी कहते हैं। परमाणुओं के रासायनिक संयोजन उनके चुंबकीय संबंधों, मैग्नेटिक रिलेशंस पर आधारित होते हैं। धनात्मक पॉजिटिव परमाणु हमेशा ऋणात्मक नेगेटिव परमाणुओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन यह संयोजन तब तक ही टिकता है जब तक कोई और अधिक शक्तिशाली पॉजिटिव बल आकर उसे तोड़ न दे। जब दो या अधिक परमाणु संयोजन में आते हैं तो वे अणु, मोलिक्यूल बनाते हैं। अणु को परिभाषित किया जाता है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अपनी पहचान बनाए रख सकता है। उदाहरण, पानी का अणु H2O एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं का संयोजन है। जब पौधा, प्लांट बनाया जाता है तो प्रकृति सीधे परमाणुओं से काम नहीं करती। वह कोलॉइड कोशिकाओं, कोलॉइड सेल्स से काम करती है। क्योंकि जैसे उसने परमाणु और अणु को इकाइयां, एंटिटीज बनाया, वैसे ही उसने कोशिका, सेल को भी एक इकाई बना दिया। वनस्पति कोशिका, वेजिटेबल सेल की शक्ति होती है कि वह धरती, हवा और पानी से अपने विकास के लिए जो भी आवश्यक ऊर्जा चाहिए उसे खींच ले। इस प्रकार यह खनिज जीवन से ऊर्जा लेती है और उस पर प्रभुत्व डोमिनेट करती है। जब वनस्पति पदार्थ, वेजिटेबल मैटर इतना परिष्कृत हो जाता है कि वह सार्वभौमिक बुद्धिमान ऊर्जा, यूनिवर्सल इंटेलिजेंट एनर्जी को और अधिक ग्रहण करने योग्य हो जाता है, तब पशु जीवन, एनिमल लाइफ प्रकट होता है। अब पौधे की कोशिकाएं इतनी लचीली, प्लास्टिक हो जाती हैं कि उनमें अतिरिक्त क्षमताएं आ जाती हैं। व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, संवेदनात्मक चुंबकत्व, सेंसेशनल मैग्नेटिज्म। पशु जीवन अब अपनी शक्तियां खनिज और पौधों दोनों से लेता है और उन पर प्रभुत्व जमाता है। शरीर, बॉडी, कोशिकाओं का एक समूह, एग्रीगेट है जो आध्यात्मिक चुंबकीय जीवन, स्पिरिचुअल मैग्नेटिक लाइफ से प्रेरित होकर उन्हें समुदायों, कम्युनिटीज में संगठित करता है। ये समुदाय फिर समन्वित समूह, कोऑर्डिनेटेड बॉडीज में बदलते हैं जो पूरे शरीर को एक सचेत सत्ता, कॉन्शियस एंटिटी की तरह संचालित करते हैं जो स्वयं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। अब परमाणु, एटॉम्स, अणु, मोलिक्यूल्स और उनकी ऊर्जा कोशिका, सेल के कल्याण के अधीन सबऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। हर कोशिका स्वयं एक जीवित, सचेत सत्ता, लिविंग कॉन्शियस एंटिटी होती है जो अपना भोजन चुनने, सेलेक्टिंग फूड में सक्षम होती है, आक्रमण का प्रतिरोध, रेजिस्टिंग एग्रेशन कर सकती है और स्वयं को पुनः उत्पन्न, रिप्रोड्यूस कर सकती है। जैसे हर कोशिका की अपनी व्यक्तिगत चेतना, कॉन्शसनेस, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और इच्छाशक्ति, वलिशन है, वैसे ही कोशिकाओं का हर संघ, फेडरेटेड ग्रुप भी एक सामूहिक व्यक्तिगत चेतना, अंतर्ज्ञान और इच्छाशक्ति रखता है। इसी तरह समन्वित समूहों, कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स का भी यही होता है। अंततः पूरे शरीर की एक केंद्रीय मस्तिष्क, सेंट्रल ब्रेन बनती है जहां सारे छोटे मस्तिष्कों का बड़ा समन्वय होता है। एक औसत मानव शरीर, एवरेज ह्यूमन बॉडी, लगभग 26 ट्रिलियन 26,000,000,000,000,000,000 कोशिकाओं से बना होता है। केवल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ब्रेन स्पाइनल कोर्ड की लगभग 2 अरब 2,000,000,000,000,000 कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल हिंदी व्याख्या बायोजेनिक लॉ सिद्ध करता है कि हर कशेरुकी, वर्टब्रेट जैसे कि हर अन्य प्राणी एक अकेली कोशिका, सिंगल सेल से विकसित होता है। यहाँ तक कि मानव शरीर भी हेकल के अनुसार प्रारंभ में केवल एक साधारण न्यूक्लियस युक्त प्लाज्मा, न्यूक्लिएटेड ग्लोब्यूल ऑफ प्लाज्म होता है,
लगभग 1/125 इंच व्यास का, जिसे नंगी आंख से केवल एक बिंदु की तरह देखा जा सकता है। अंडाणु ओवम संतान को मां के व्यक्तिगत गुण विरासत में देता है। शुक्राणु स्पर्म सेल पिता के गुण देता है। यह वंशानुक्रम हेरेडिटी केवल शरीर की विशेषताओं तक ही नहीं, बल्कि आत्मा सोल की सूक्ष्म विशेषताओं तक पहुंचता है। तो आखिर प्लाज्म क्या है? यह रहस्यमय जीवित पदार्थ क्या है जो हर जगह जीवन के चमत्कारों की भौतिक नींव मटेरियल फाउंडेशन के रूप में मिलता है? प्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्म, जैसा कि हक्सली ने सही कहा, सजीव जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ है। और स्पष्ट रूप से कहें तो यह कार्बन का रासायनिक यौगिक है जो जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करता है। अपनी सबसे सरल अवस्था में जीवित कोशिका केवल एक नरम प्लाज्मा का गोला होती है जिसमें एक कठोर न्यूक्लियस होता है। जैसे ही यह निषेचित फर्टाइलाइज्ड होती है, यह विभाजन डिवीजन के द्वारा बढ़ती है और बहुत सारी विशेष कोशिकाओं का समुदाय कम्युनिटी या कॉलोनी बनाती है। ये कोशिकाएं फिर अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ डिफरेंशिएट हो जाती हैं। इनकी विशेषताओं या परिवर्तनों से शरीर की ऊतक टिश्यूज और विभिन्न अंग ऑर्गन्स विकसित होते हैं। मनुष्य और अन्य उच्च प्राणियों का यह बहुकोशिकीय मैनी सेल्ड जीव ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सामाजिक या नागरिक समुदाय सोशल सिविल कम्युनिटी, जहां हर व्यक्ति भले ही अलग अलग कामों में लगा हो, लेकिन मूल रूप से सब एक समान संरचना वाली साधारण कोशिकाओं से ही बने हैं। डॉक्टर बटलर अपनी पुस्तक हाउ द माइंड क्योर्स में बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक कोशिका सेल से हुई थी जिसमें शरीर और मन माइंड दोनों मौजूद थे। शुरुआत में और लंबे समय तक यह संचालित करने वाला मन वही था जिसे हम आज अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रूप अधिक जटिल होते गए और इंद्रियों सेंस ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, मन ने एक और भाग विकसित किया। यही आज का चेतन मन कॉन्शियस माइंड है। प्रारंभ में सभी जीवों के पास केवल एक ही मार्गदर्शक गाइड था जिसे वे हर स्थिति में मानते थे। लेकिन मन के इस नए जोड़ ने जीवों को चयन चॉइस की शक्ति दी, और यही था जिसे बाद में स्वतंत्र इच्छा फ्री विल कहा गया। हर कोशिका में अपनी एक व्यक्तिगत बुद्धि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस होती है जो उसे यह चमत्कारिक जटिल कार्य कॉम्प्लेक्स लेबर्स करने में सक्षम बनाती है। कोशिका ही मनुष्य का मूल बेसिस है और मानसिक रसायन मेंटल केमिस्ट्री के चमत्कारों को समझते समय इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे एक राष्ट्र नेशन अनेक जीवित व्यक्तियों से बनता है, वैसे ही शरीर बॉडी भी असंख्य जीवित कोशिकाओं से बना है। राष्ट्र के नागरिक अलग अलग कार्यों में लगे रहते हैं, कुछ उत्पादन प्रोडक्शन में खेत जंगल खदान कारखाना, कुछ वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में परिवहन गोदाम दुकान बैंक, कुछ नियमन रेगुलेशन में विधानसभाओं अदालतों प्रशासन में, कुछ सुरक्षा प्रोटेक्शन में सैनिक नाविक डॉक्टर शिक्षक उपदेशक। वैसे ही शरीर में कोशिकाएं अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। कुछ उत्पादन का कार्य करती हैं, मुंह पेट आंतें फेफड़े भोजन पानी वायु उपलब्ध कराते हैं। कुछ वितरण और अपशिष्ट बाहर निकालने का कार्य करती हैं, हृदय रक्त लसिका लिम्फ फेफड़े यकृत लिवर गुर्दे किडनीज त्वचा। कुछ नियमन का कार्य करती हैं, मस्तिष्क ब्रेन रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोर्ड तंत्रिकाएं नर्व्स। कुछ सुरक्षा का कार्य करती हैं, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड कोर्पसल्स त्वचा हड्डी मांसपेशियां। और कुछ का कार्य है प्रजनन रिप्रोडक्शन करना। जैसे किसी राष्ट्र की शक्ति और कल्याण विगर वेलफेयर उसके नागरिकों की जीवन शक्ति वाइटैलिटी कार्यक्षमता एफिशिएंसी और सहयोग कोऑपरेशन पर निर्भर करता है, वैसे ही शरीर की स्वास्थ्य हेल्थ
और जीवन लाइफ कोशिकाओं की जीवन शक्ति, कार्यक्षमता और सहयोग पर निर्भर करते हैं। हम देख चुके हैं कि कोशिकाएं प्रणालियों, सिस्टम्स और समूहों, ग्रुप्स में संगठित होती हैं ताकि शारीरिक जीवन और अभिव्यक्ति के विशेष कार्य कर सकें, जैसा कि अंगों, ऑर्गन्स और ऊतकों, टिश्यूज में होता है। जब तक सभी भाग सामंजस्य, कॉनकॉर्ड और एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान रखते हुए मिलकर कार्य करते हैं, तब तक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता बनी रहती है। लेकिन जब किसी कारण से असामंजस्य, डिस्कॉर्ड उत्पन्न होता है, तो बीमारी, इलनेस आ जाती है। बीमारी का अर्थ है आराम और सामंजस्य का अभाव। मस्तिष्क, ब्रेन और स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम में कोशिकाएं अपने अपने विशेष कार्यों के अनुसार समूहबद्ध होती हैं। इसी कारण हम देख पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, गंध पहचान पाते हैं, स्पर्श अनुभव करते हैं और सुनते हैं। इसी कारण हम पिछला अनुभव याद कर पाते हैं, तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण कर सकते हैं, आदि। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल फिजिकल हेल्थ में ये विभिन्न न्यूरॉन्स के समूह, ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उत्तम सामंजस्य, फाइन हार्मनी में काम करते हैं। लेकिन बीमारी, डिजीज में वे ऐसा नहीं कर पाते। सामान्य परिस्थितियों में अहम, ईगो बटा आत्मा, इन सभी व्यक्तिगत कोशिकाओं और समूहों को एक प्रणाली, सिस्टम ऑफ सेल्स के रूप में सामंजस्यपूर्ण और समन्वित क्रिया, हार्मोनियस कोऑर्डिनेट एक्शन में रखता है। सरल हिंदी व्याख्या रोग, डिजीज का अर्थ है शरीर की जैविक क्रियाओं का अलग अलग होकर असमन्वित, डिसोसिएटेड हो जाना। शरीर के अंदर कोशिकाओं के विशाल समूहों से बने अलग अलग तंत्र या सिस्टम यदि स्वतंत्र रूप से काम करने लगें और तालमेल, हार्मनी टूट जाए, तो पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है। कभी कभी केवल एक ही अंग, ऑर्गन या सिस्टम बाकी शरीर से असंगति, आउट ऑफ ट्यून में आ जाता है और गंभीर हानि कर सकता है। यह रोग का एक रूप है। जैसे किसी संघ, फेडरेशन में कार्यक्षमता और सामंजस्य केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति और विश्वास पर आधारित होता है, उसी तरह शरीर का स्वास्थ्य भी इस पर निर्भर करता है कि सभी कोशिकाएं और सिस्टम किस हद तक केंद्रीय नियंत्रण को मानते हैं। जब यह शर्त पूरी नहीं होती, तब असामंजस्य, डिस्कॉर्ड और अव्यवस्था, कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। नेल्स क्वेवली अपनी पुस्तक सेल इंटेलिजेंस में लिखते हैं, मनुष्य की बुद्धि वही है जो उसकी मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। यदि मनुष्य बुद्धिमान है और इस कारण पदार्थ और ऊर्जा को मिलाकर घर और रेलमार्ग जैसी संरचनाएं बना सकता है, तो कोशिका भी बुद्धिमान क्यों नहीं मानी जाए जब वह प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करके पौधों और जानवरों जैसी संरचनाएं बनाती है। कोशिका किसी रासायनिक या यांत्रिक बल से मजबूर होकर काम नहीं करती, बल्कि अपनी इच्छा, विल और निर्णय, जजमेंट से काम करती है। कोशिका स्वयं एक अलग जीवित प्राणी, सेपरेट लिविंग एनिमल है। बर्गसन अपनी पुस्तक क्रिएटिव एवोल्यूशन में कहते हैं कि पदार्थ और जीवन में एक सृजनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी होती है। यदि हम दूर खड़े होकर देखते कि कोई गगनचुंबी इमारत, स्काईस्क्रेपर धीरे धीरे बन रही है, तो हम मानेंगे कि इसके पीछे कोई रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी काम कर रही है। अगर हम कभी निर्माण करने वाले मजदूरों को न देख पाते, तो हम यह मानने पर विवश होते कि यह इमारत किसी अदृश्य सृजनात्मक शक्ति से बनी है। कोशिका, सेल एक अत्यधिक संगठित और विशेषज्ञ, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड जीव है। उदाहरण अमीबा। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। उसके पास स्टार्च बनाने की कोई मशीनरी नहीं होती, लेकिन उसके पास निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल होती है, जिससे वह आपातकाल में खुद को कवच, आर्मोर से ढंककर अपनी रक्षा कर लेता है। अन्य कोशिकाओं में क्रोमैटोफोर नामक संरचना होती है। इसके द्वारा वे सूर्य के प्रकाश,
सनलाइट की मदद से धरती, वायु और जल के कच्चे तत्वों से स्टार्च बना सकते हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कोशिका केवल पदार्थ और बल मैटर फोर्स का ढेर नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक संगठित और विशेषज्ञ व्यक्तिगत सत्ता स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल है। इसे केवल यांत्रिक मैकेनिकल दृष्टि से देखना वैसा ही है जैसे पहाड़ से लुढ़कते पत्थर की तुलना सड़क पर चलती मोटर गाड़ी से करना। पत्थर केवल गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन से लुढ़कता है, लेकिन मोटर गाड़ी किसी बुद्धिमत्ता इंटेलेक्ट के मार्गदर्शन से चलती है। जीवन की संरचनाएं प्लांट्स एनिमल्स धरती, वायु और जल से सामग्री लेकर बनती हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य धरती से सामग्री लेकर रेलमार्ग और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। और यदि हमसे पूछा जाए कि यह संभव कैसे है, तो हम कहेंगे क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान सत्ता इंटेलिजेंट बीइंग है। तो यदि कोशिका ने भी उसी प्रकार का सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन और विकास एवोल्यूशन किया है जैसे मनुष्य ने किया है, तो उसे भी उतनी ही बुद्धिमान सत्ता क्यों न माना जाए। अब सोचिए, जब शरीर की सतह कट जाती है या चोट लग जाती है तब क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स बटा कॉर्पसल्स, जिन्हें शरीर के सामान्य रखवाले केयरटेकर्स कहा जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। उनकी जिम्मेदारियां हैं बैक्टीरिया और रोगाणुओं डिजीज जर्म्स से लड़ना, शरीर की मरम्मत रिपेयर वर्क करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक कुर्बान करना। वे शरीर में पूर्ण स्वतंत्रता से रहते हैं। वे केवल तब रक्तधारा ब्लड स्ट्रीम में बहते हैं जब कहीं जल्दी जाना होता है। बाकी समय वे स्वतंत्र रूप से शरीर के हर हिस्से में घूमते रहते हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें कि सब ठीक है। जैसे ही कट या चोट लगती है, उन्हें तुरंत संदेश मिलता है और वे हजारों की संख्या में उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वे मरम्मत कार्य शुरू करते हैं। यदि जरूरत हो तो वे अपनी मूल भूमिका बदलकर संपर्क ऊतक कनेक्टिव टिश्यू बनाने लगते हैं ताकि घाव को जोड़ा जा सके। लगभग हर खुले घाव या चोट में वे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, केवल इसलिए कि घाव बंद हो जाए और शरीर की रक्षा हो सके। फिजियोलॉजी की पाठ्य पुस्तक इस प्रक्रिया को संक्षेप में ऐसे बताती है, जब त्वचा घायल होती है तो श्वेत रक्त कोशिकाएं सतह पर नया ऊतक न्यू टिश्यू बनाती हैं और साथ ही एपिथीलियम किनारों से फैलकर उसे ढक देता है, जिससे वृद्धि रुक जाती है और उपचार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। शरीर में ऐसा कोई विशेष केंद्र नहीं दिखता जिसके चारों ओर सारी बुद्धि घूमती हो। हर कोशिका स्वयं एक बुद्धि का केंद्र प्रतीत होती है और जानती है कि उसका कर्तव्य क्या है। कोशिकाओं का पूरा गणराज्य सेल रिपब्लिक स्वतंत्र और बुद्धिमान नागरिकों से भरा है, जो सब मिलकर सबकी भलाई वेलफेयर के लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत जीवन के बलिदान का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता जैसा कोशिकाओं में मिलता है। यह बलिदान उनकी सामाजिक सोशल अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उन्होंने सामूहिक कल्याण कॉमन वेलफेयर के लिए यह सिद्धांत स्वीकार किया और इसे अपना कर्तव्य माना, और वे अपना काम व्यक्तिगत सुविधा की परवाह किए बिना करते हैं। थॉमस एडिसन कहते हैं, मेरा विश्वास है कि हमारे शरीर असंख्य जीवन इकाइयों यूनिट्स ऑफ लाइफ से बने हैं। शरीर स्वयं जीवन की इकाई नहीं है। उदाहरण के लिए SS मॉरिटेनिया नामक जहाज को लीजिए। जहाज स्वयं जीवित नहीं है, उसमें रहने वाले लोग जीवित हैं। यदि जहाज किनारे पर टूट जाए तो लोग बाहर निकल जाते हैं, और जब लोग बाहर निकल जाते हैं तो इसका अर्थ है कि जीवन इकाइयां लाइफ यूनिट्स जहाज से बाहर चली गईं। इसी तरह जब किसी मनुष्य का शरीर दफनाया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मर गया। इसका अर्थ है कि जीवन सिद्धांत या जीवन इकाइयां शरीर से बाहर चली गई हैं।
जीवन से संबंधित सब कुछ अब भी जीवित है और नष्ट नहीं हो सकता। यह अब भी पशु जीवन के नियमों के अधीन है। हमारे पास असंख्य कोशिकाएं हैं और इन्हीं कोशिकाओं के भीतर के सूक्ष्म निवासी माइक्रोस्कोपिक इनहैबिटेंट्स हमारे शरीर को जीवन प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में मैं मानता हूं कि ये जीवन इकाइयां, लाइफ यूनिट्स, असंख्य करोड़ों में मिलकर एक मनुष्य का निर्माण करती हैं। हमने बहुत आसानी से यह मान लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जीवन की इकाई है, लेकिन यह गलत है। वास्तविक जीवन इकाइयां वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। एडिसन आगे कहते हैं, आज तक कोई यह निश्चित रेखा नहीं खींच सका कि जीवन कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। यहाँ तक कि क्रिस्टल्स के निर्माण में भी हमें एक निश्चित योजना दिखाई देती है। कुछ घोल हमेशा एक निश्चित प्रकार का क्रिस्टल ही बनाएंगे। यह असंभव नहीं कि ये जीवन इकाइयां खनिज, मिनरल्स और पौधों, प्लांट्स में भी सक्रिय हों, जैसे वे पशुजगत एनिमल वर्ल्ड में हैं। अब तक हमने देखा, रसायनज्ञ, केमिस्ट, उसकी प्रयोगशाला, लैबोरेटरी, उसकी संचार प्रणाली, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रश्न है, उसका उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है? यह युग एक व्यावहारिक युग है, व्यापार और व्यवसाय का युग। यदि रसायनज्ञ कोई मूल्यवान वस्तु पैदा नहीं करता जिसे धन, कैश में बदला जा सके, तो हमें उसमें रुचि नहीं होगी। लेकिन सौभाग्य से इस मामले में रसायनज्ञ ऐसा उत्पाद बनाता है जिसकी कीमत सबसे अधिक है। वह ऐसी चीज उत्पन्न करता है जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। यह कहीं भी कभी भी मूल्यवान है। यह धीमा साधन, स्लो एसेट नहीं है, बल्कि इसकी कीमत तुरंत और हर जगह पहचानी जाती है। यह उत्पाद है विचार, थॉट। विचार ही दुनिया पर शासन करता है। विचार ही हर सरकार, हर बैंक, हर उद्योग, हर व्यक्ति और हर चीज पर शासन करता है। और यही सब चीजों से अलग है, सिर्फ और सिर्फ विचार की वजह से। हर व्यक्ति वही है जो वह सोचता है। लोग और राष्ट्र इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि वे अलग तरह से सोचते हैं। तो आखिर विचार, थॉट क्या है? विचार वह उत्पाद है जो हर सोचने वाले व्यक्ति की रासायनिक प्रयोगशाला, केमिकल लैबोरेटरी से निकलता है। यह एक फूल, ब्लॉसम है, सभी पिछले सोचने की प्रक्रियाओं का संयुक्त परिणाम। यह एक फल, फ्रूट है, और इसमें उस व्यक्ति के पास मौजूद सबसे श्रेष्ठ चीज निहित होती है। विचार में कुछ भी भौतिक, मटेरियल नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति अपनी सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक, को छोड़कर सारा सोना नहीं लेगा। इसलिए यह सबसे मूल्यवान चीज है। और क्योंकि विचार भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल है। इस प्रकार हमें विचार के अद्भुत मूल्य का स्पष्टीकरण मिलता है। विचार एक आध्यात्मिक गतिविधि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। वास्तव में यह आत्मा, स्पिरिट, की एकमात्र गतिविधि है। आत्मा ही ब्रह्मांड का सृजनशील सिद्धांत, क्रिएटिव प्रिंसिपल है। और जैसे अंश, पार्ट, संपूर्ण, होल के समान होता है, प्रकृति और गुण में केवल स्तर, डिग्री में भिन्न होता है, उसी प्रकार विचार भी सृजनात्मक, क्रिएटिव होना ही चाहिए।